ओके। अच्छा, आज मैं ना 3 बजे मेरी क्लास है ना अगली, इन्हीं के साथ फाउंडेशन की, तो मैं फाइनल अकाउंट शुरू करूंगा। अगर किसी को फाइनल अकाउंट्स करना हो तो कर सकता है, जिन्होंने तो ले लिया। अच्छा, आज के दिन मेरी पहले है, मुझे जाना तो आज पहले मेरी है। रोहित सर की 4:15 पर रिवीजन तो कराऊंगा, पर बाय चांस किसी का छूटा ही हुआ है, बहुत ही लेट ज्वाइन करा है और वो मॉर्निंग में है, तो उस एंगल से। चलिए आइए जी। ए भैया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चा। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ, 3 और 4 है, ये अभी हैवी क्वेश्चन है। वैसे 3 इतना हैवी नहीं है, आप सुनते जाओगे ढंग से, अटक जाओगे बताना। ठीक है, 3 और 4 कर लेंगे तो बस आप लेके चलिए, आपने जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो हैंडल कर लिया। ठीक है बच्चा, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान showed a net profit of 6 lakhs। हनुमान एक बिजनेसमैन है या whatever, तो उनका प्रॉफिट कितना है? 6 लाख रुपए का, आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 ऑन 31st March 2022। यानी कि 21-22 का प्रॉफिट कितना है बच्चे? 6 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 3 पे। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रूटनी ऑफ बुक्स। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। 6 लाख का प्रॉफिट है, 375 का स्टॉक है, आइए वर्किंग बनाते हैं। चलिए आइए। अरे सर, वर्किंग का मतलब वो बेटे जो सिर्फ सुना है वो लिखते हैं ना एक बार के लिए। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बन रहा है हमारा। नहीं नहीं, वो पार्टनरशिप में ही होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट को तू पीएनएल खोल के दोबारा से कर रहा है वो भी कह सकता है। ठीक है, इसको तू प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक की स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कुछ नहीं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब आप मुझे बताइए, मेरा प्रॉफिट कितने का था बच्चे? 6 लाख। बहुत अच्छी बात है, और ये कौन से साल का है? 21-22 का। दूसरी बात, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 22 का, अरे सर इसमें तो वैसा है ही नहीं कि 10 दिन बाद स्टॉक टेकिंग परचेज से, हाँ वैसा नहीं है, ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन। तो आप मुझे बताइए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है बच्चे? 3,75,000। कहिए, यहां तक क्लियर है? अब हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते। परचेज फॉर द ईयर included 15,000 paid for new electric fittings for the shop। आपने करी थी परचेजेस, सॉरी, आपने परचेज के अंदर क्या डाल दिया? इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। सोच के देखिए, आपने खरीदी थी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इलेक्ट्रिक फिटिंग्स टू बैंक या टू क्रेडिटर टू बैंक।
ठीक है, टू कैश। पर आपने क्या कर दिया, हमने क्या दिया, परचेज टू कैश। अब रेक्टिफाई कैसे करोगे, परचेज इलेक्ट्रिक फिटिंग्स टू परचेज। पहले हम यहां तक पहुंच गए। पहले हम अकाउंटेंट की गलती देख लेते हैं कि भाई तेरे को ठीक कैसे करना है, इस बात को भी लिखना मत था। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स टू परचेज, ये मानते हो आप? कितने रुपए का? इसका मतलब तुम ये एंट्री डाल के प्रॉफिट बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो? बढ़ा रहे हो आप। ये नॉमिनल अकाउंट है भैया, ये है आपका एसेट, और ये परचेज क्या आपका नॉमिनल अकाउंट, और इसको आप क्रेडिट करो मतलब आप इनकम दिखा रहे हो, मतलब आपको इनकम दिखानी है, तो आप इसी को पीएनएल एडजस्टमेंट भी लेके मान के चल लो ना। विच मीन्स आप यहां पे क्या लिख देंगे, बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग्स 15,000। क्यों? अब मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, फिक्स्ड एसेट खरीदा था, परचेज दिखा दिया, परचेज दिखा दिया तो खर्चा दिखा दिया, तो खर्चे को रिवर्स कर दिया, खर्चा रिवर्स करा तो प्रॉफिट बढ़ गया। यहां तक क्लियर है पहले? अब आप मुझे बताइए, स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा? माइनस हो जाएगा। ये ऑफिस है, ठीक है, लगी थी इलेक्ट्रिक फिटिंग, ये लगा दी, फिटिंग लगा दी यहाँ पे ऑफिस के अंदर ही। तुम ऑफिस में बैठे हो यहाँ पे, तुमने एंट्री डाल दी थी परचेज वाली, पर क्या गोडाउन में स्टॉक बढ़ गया आपका? गोडाउन का स्टॉक एकदम सही। ये तो अकाउंटेंट से गलती हुई थी। अब एक बार सोच के देखिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग जो लगी, क्या उससे आपका स्टॉक बढ़ गया होगा उससे? नहीं। आपका अगर बर्गर की दुकान है, बर्गर है, वो तो इलेक्ट्रिक फिटिंग है, तो अकाउंटेंट जो ऑफिस में उससे गलती हुई है। स्टोर के अंदर थोड़ा ना आपका क्लोजिंग स्टॉक गलत। एक बात बताओ, वो जो बंदा क्लोजिंग स्टॉक निकाला वो कैसे निकाला है, दोबारा से बेस लो। उस बंदे ने क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला होगा? कह सकते हो उसने बर्गर, मान लो चेयर का काम है, उसने चेयर काउंट करी होगी, तो क्या उसने गलती से इलेक्ट्रिक फिटिंग को काउंट कर लिया उसने? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक एकदम सही है। आपको पहले ये बात अपने दिमाग में रजिस्टर करनी पड़ेगी, मेरे को जल्दबाजी नहीं है कोई अगले पॉइंट पे जाने की। आपको ये बात समझना पड़ेगा, एक होता है ऑफिस और एक होता है गोडाउन, ठीक है? ऑफिस के अंदर अगर कोई गलती हुई है, यानी कि आपने परचेज दिखा दिया, क्या इससे क्या अपने आप स्टॉक बढ़ जाएगा आपका? नहीं। समझ रहे हो? तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा, गलती सिर्फ ऑफिस में हुई थी और वो ये हुई है। अच्छा, पहले बताइए यहां तक क्लियर है? लिख दिया इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। चलिए अगला पॉइंट, हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड 40,000 एज फ्री सैंपल। इसको सोच के देखिए, उसने दे दिए गुड्स कितने के? 40,000 के। एक छोटी सी बात बोलूंगा, अगर मैंने दे दिए, मान लो ये गोडाउन है, तो यहां से निकलते जा रहे हैं नहीं निकलते जा रहे? निकलते जा रहे हैं भाई। यानी कि जो जो उसने काउंटिंग करी होगी ठीक ही करी होगी, 40,000 तो निकल गया होगा, स्टॉक में क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन आगे बढ़िए, फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। इसका मतलब जो नो एंट्री इन द बुक्स है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो फ्री सैंपल की एंट्री बोल रहा है। स्टॉक अभी भी ठीक है, क्योंकि स्टॉक की गिनती कितने की थी? 375। और तीन गिनती कैसे हुई होगी? यूनिट्स को काउंट करा होगा, और जो चीज मैं बांट चुका हूं वो यूनिट में गिनती में कैसे आ गया होगा? गलती सिर्फ और सिर्फ किस चीज की है? एंट्री की। और क्या एंट्री होगी बेटा? प्री सैंपल टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? खर्चा। टू परचेज क्या होता है? वो भी खर्चा, जिसको आप इनकम दिखा रहे हो। अब तो क्या इसका कोई नेट इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉफिट वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन इसको दिखाना तो पड़ेगा बच्चे, किस तरीके से सर जी? आप एक बार यहाँ पे, पहले प्रॉफिट बढ़ा दो, बाय एडवर्टाइजमेंट कर दो 40,000, और टू परचेज 40,000। बात बहुत हैवी चल रही है,
थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहां करने में और घर पे जब सोचोगे तो कहानी नहीं बन पाएगी। आप समझिए कि अगर ये गोडाउन है और अगर मैंने फ्री सैंपल बांट दिए तो गोडाउन की काउंटिंग सही चल रही है, समझ रहे हो? गोडाउन और ऑफिस को अलग लेके चलिएगा, समझ रहे हो? इसी तरीके से ऊपर वाले में भी अकाउंटेंट ने एंट्री गलत डाल दी, परचेज डेबिट कर दिया, तो मेरा गोडाउन थोड़ा ना बढ़ जाएगा। ऐसे तो अकाउंटेंट यहीं पे एंट्री डालता जाएगा, परचेज टू क्या वहां पे क्या अपने आप स्टॉक दिखने लग जाएगा। मैं दे रहा हूं आपको सैलरी और मैं एंट्री डाल रहा हूं परचेज टू कैश, तो गोडाउन में गलती हुई? कोई गलती नहीं। गलती हुई है लेजर ऑफिस के अंदर, वो जो प्रॉफिट के अंदर। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है बच्चों को? ओके, अगला देखिएगा। इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग 2.5 लाख हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च। बहुत अच्छी बात है। इनवॉइस कौन से दिन का है? तो इसका मतलब आपने परचेज तो कर लिया है, बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड। पहला सवाल, ऑफिस की बात करते हैं, परचेज की एंट्री डल गई है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन, लेकिन क्या गोडाउन में गुड्स हैं? क्या मैं 31 को उसका मालिक हूं? मालिक तो मालिक हूं तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना भाई। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, इसका मतलब आपकी एक एंट्री होगी ना, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग बोल लो, क्लोजिंग स्टॉक टू पीएनएल एडजस्टमेंट बोल लो। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे? बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए से? 2,50,000। ओके, और अगर तुमने क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कर ही दिया है तो क्या 375 सही आ रहा है, या इसमें 2.5 लाख जुड़ना चाहिए? बिल्कुल 2.5 लाख जुड़ना चाहिए। कहिए, क्लियर है? मैं इस क्वेश्चन को जब हो जाएगा ना आपसे बिना देखे आप दोबारा भी करोगे इसको, समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा लग रहा होता है दोबारा, ये यही कहानी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। मार्च 2022, गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल। पहले ऑफिस की बात करते हैं। ऑफिस वाले भैया बेचा कब था? मार्च में। और इनकम कब दिखा रहा है? मतलब वो अप्रैल में डाल रहा है डेटर टू सेल, पर डलनी कब चाहिए थी? इसका मतलब उसका प्रॉफिट ये जो 6 लाख का था वो कम आ रहा है, 2 लाख से बढ़ जाना चाहिए। मतलब इस मार्च में ही एंट्री होनी चाहिए थी डेटर टू सेल। अगले साल की रिवर्सल छोड़ो ना, उसका क्या लेना देना मुझे। तो मुझे बताइए, मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? तो पहले ऑफिस वाले का ट्रीटमेंट कर देते हैं। क्या मैं कह सकता हूं बाय डेटर्स 2 लाख? मैं एंट्री के थ्रू इसलिए बता रहा हूं बच्चे, थोड़ा सा कनेक्ट बेटर हो जाता, यानी कि डेटर टू सेल डलना चाहिए था भाई, डाला ही नहीं तूने। पर अब बात ये है, क्लोजिंग स्टॉक देखता हूं, आप बता पाओगे? बताओ, क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो 375 है, क्या वो सही है? सही है, सही है। कैसे? एग्जैक्टली, द कीवर्ड इज डिलीवर्ड। सही है, सही है। सही है, बिल्कुल। और वो रीजन क्या है? डिलीवर्ड। डिलीवर्ड का मतलब गोडाउन से तो जा ही चुका था, 31 मार्च को तो गिनती में आया ही नहीं होगा। तो क्या हो गया, तूने सेल रिकॉर्ड नहीं करी, गोडाउन अपना सही चल रहा है। अब ये थोड़ा ना गोडाउन से निकलता जा रहा है, तू सेल रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्लोजिंग स्टॉक तो सही निकलेगा हमारा। अब सोच के देखिए ना, दोनों अलग अलग बातें चलानी पड़ रही हैं, ऑफिस अलग और गोडाउन अलग चल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लाख से प्रॉफिट बढ़ाना। क्लियर है बच्चे? तो मैं ये लेता कि भाई इसका मतलब अगर मैंने सेल नहीं ली तो मालिक भी मैं ही हूं। अगर मैंने सेल ही नहीं दिखाई होती तो मतलब मालिक में, और अगर मालिक में तो मैंने स्टॉक बढ़ा रखा है, फिर मैं स्टॉक को कम करता हूं। बिल्कुल। एंड पेपर इज केपेबल, मैं आपको बता रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन नहीं आ सकती। बात इस क्वेश्चन की नहीं है, बात कॉन्सेप्ट को समझने की है। पेपर में एक डिलीवर्ड वर्ड हटा दूंगा ना, पूरा आंसर बन जाएगा।
आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये डिलीवर्ड ना होता तो इसका मतलब मैं यही मानता भाई, अगर सेल नहीं मानी तो स्टॉक भी इसका मतलब हमारे पास ही, ठीक है, पर वो मेरा स्टॉक तो नहीं है, सेल तो मान लेनी चाहिए थी, तो माइनस करता मैं उसको। पर अभी मैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? अगला पॉइंट एक बार खुद से दिमाग लगाइए। एक बार डाल देना दोनों, जिधर डालोगे एक बार देखता हूँ किसका सही आएगा। ठीक है, एक बार डाल देना बच्चे, एक सेकंड में आ रहा हूँ। हाँ जी बच्चे, क्या डाला कुछ डाल के ट्राई करो। सबसे पहले तो एक बार बोलता हूँ, सबसे पहले मुझे बताइए गुड्स की कॉस्ट कितनी है? वह सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अच्छा जी, कौन से महीने में? एट अ मार्जिन ऑफ वन थर्ड ऑन कॉस्ट। पहले अब ज्यादा दिमाग ना लगाओ, कॉस्ट है 75,000, सेल कितने की? 1 लाख। 75,000 का वन थर्ड, वन थर्ड ऑन कॉस्ट है ना बेटा, तो 75 का वन थर्ड, तो सेल प्राइस क्या हो गया? 1 लाख। दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल। अप्रूवल अप्रैल में, ध्यान से सुन लेना भी आप, एक बार दोबारा से बोल रहा हूं, 75,000 के गुड्स है, सेल प्राइस जिसका 1 लाख है, अभी कंफर्म नहीं है सेल, मुझे अप्रूवल वाली सेल है। अप्रूवल कब मिल रही है? ईमानदारी से बताओ, एक्चुअल में सेल कब की मानी जानी चाहिए? अप्रैल की। कुछ नहीं भी पता तो अप्रैल का ही होगा, लेकिन आपने कब की मान ली? अगर आपने मार्च की सेल मान ली, ध्यान से सुनिए आप, तो आपने तो सेल दिखा दिया, आपने तो प्रॉफिट बढ़ा दिया, प्रॉफिट को कम कर दीजिए, कितने रुपए से? तो टू साइड, बिल्कुल 1 लाख रुपए, टू साइड पे लिख दीजिए 1 लाख रुपए, पहले ये लिखिएगा। सेल्स टू डेटर कह सकते हो आप। ये भैया सेल क्यों मान ली, डेटर टू सेल क्यों कर दिया? रिवर्स करो, सेल्स टू डेटर्स। यहां तक क्लियर है? अभी बस सोचिए, मैं बहुत गहरा बोल रहा हूँ बच्चे, इतनी ज्यादा गहरा जाने की जरूरत भी नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से थोड़ा सा फोकस करके सुनिए। 375 में वो गिनती में आया होगा, मेरे गोडाउन में नहीं पड़ा वो, पर क्या वो मेरा स्टॉक है? तो क्या मुझे बढ़ाना पड़ेगा? कितने रुपए से? एग्जैक्टली। क्योंकि भाई अगर तुम मार्च की सेल मान रहे थे तो तुमने तो स्टॉक भी नहीं लिया होगा उसे, और गोडाउन में तो वैसे ही नहीं पड़ा, तो आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या कर दोगे? 75,000, और अब आपका प्रॉफिट आ जाएगा बेटे, और अब आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, और मैं भी दोबारा करवाऊंगा यही क्वेश्चन, क्योंकि भूल जाओगे, मतलब ये अभी का एक अलग बात होती है, ठीक है, वो अभी के अभी करेंगे दोबारा, इसी को पक्का करेंगे पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग है, तो क्योंकि उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा बच्चे, बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि एंट्री डालनी पड़ेगी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो इधर प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और नीचे का स्टॉक भी बढ़ जाएगा। ओके। हाँ जी, क्या कह रहे थे?
मैं अभी दोनों तरफ इससे आया एडवर्टाइजमेंट की एंट्री की होती है एडवर्टाइजमेंट इससे परचेज उसको नॉमिनल अकाउंट है परचेज आपने डेबिट करा नॉमिनल क्रेडिट करा नॉमिनल इट हैज नो इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में एडवर्टाइजमेंट की एंट्री सोचो ना एडवर्टाइजमेंट टू परचेज इस एंट्री से प्रॉफिट कम भी हो रहा है बढ़ भी रहा है हाँ जी क्लियर है बच्चे अगर आपको क्लियर है तो बेटे ये रहा क्वेश्चन दोबारा से रीड करके फिर से बनाओ उसको भूल जाओगे मैं अगले पे जाऊंगा एकदम बहुत ज्यादा हैवी फिर हो जाएगा बिना देखे बनाना बच्चे क्लियर है ना ये बहुत बड़ा होगा एग्जाम सेकंड वाला देख दोस्त अगर तूने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करे तो सबसे पहले समझो ऑफिस में क्या एंट्री होती है ऑफिस में होती है एडवर्टाइजमेंट टू परचेज सो एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो नॉमिनल परचेज इज ऑल्सो नॉमिनल आप डेबिट भी खर्चा कर रहे हो क्रेडिट भी खर्चा कर रहे हो तो ले दे के प्रॉफिट में तो कोई इफेक्ट नहीं आया पर तू दिखाएगा तो सही 40 से बढ़ा भी देगा 40 से कम भी कर देगा रही बात स्टॉक की भाई जब बांट दिए तो स्टॉक में से तो बाहर हो चुका है ना तो स्टॉक पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया यार वो चीज सही नहीं है मतलब एक पॉइंट आया आप या तो नोट लिखो कि नथिंग विल बी नो इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट्स बिकॉज ये एंट्री होगी और ये चीज है पर आपको कुछ तो बताना पड़ेगा ऐसे नहीं कि गायब कर दिया ये जो 3 बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक दिया मैं पता करने का गोडाउन वाले इसमें सेल्स और रिटर्न ऐसे वाला है बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला जब तू ऑफिस वाला बंदा अगर इसको सेल मान रहा है तो इसका मतलब तूने तो इसको मालिक नहीं माना होगा ना ऑफिस वाला क्या कह रहा है सेल हो गई ठीक है तो चाहे तो इसको गोडाउन ले ले प्लस कस्टमर जब आप खुद ही सेल करो तो आपने तो गिनती में नहीं लिया होगा अरे आपने मार्च में सेल मान ली ठीक है गोडाउन में है या नहीं है अगर आपने सेल मान ली तो आप तो मालिक नहीं हो ना तो नहीं हो तो हो अब मालिक क्योंकि वो तो अप्रैल की सेल समझ रहे जनरल नहीं स्पेसिफाई अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा ये देख अगला फिजिकल वेरिफिकेशन आ रहा है ना तो वो गोडाउन का होता है ये वाला जनरल था जनरल है मतलब गोडाउन प्लस विद द कस्टमर्स सब मिला के थे सर हाँ जी बच्चे इलेक्ट्रिक फिटिंग्स होता क्या है एसेट होता है फिक्स्ड एसेट हाँ जी बच्चे तो फिर पर इसको तो दूसरे स्टॉक फिटिंग्स में कैसे नहीं इंक्लूड कर सकते हैं नहीं कर सकते आपने अकाउंटेंट ने गलती से फिक्स्ड एसेट टू कैश की जगह सिर्फ परचेज टू कैश कर दिया था तो मैंने एंट्री डाल दी फिक्स्ड एसेट टू परचेज मैंने स्टॉक में काउंट नहीं करा है तो अकाउंटेंट ने गलती से एंट्री डाली है गोडाउन में नहीं किया है ये कैसे समझ रहे हो
ध्यान से करना बच्चे प्लीज, दोबारा करा रहा हूँ, कुछ पर्पस है, मतलब हैवी है ये, आराम से कहानी रीजनरेट करो। कोई डाउट आए तो पूछना। आंसर दिखाऊं? फाइल एक बार चला देखता हूँ एक बार मैडम। 10,40,000 एंड 7 लाख। आंसर ही दिखा, क्वेश्चन दिखाऊं? बोर्ड में जो सरकार का पोजीशन कितना आया था? 10,40,000 और 7 लाख का क्लोजिंग स्टॉक। सारे पॉइंट क्लियर है ना? अगर ये आप जब इन्वेंटरी दोबारा करोगे, चाहे आपको दोबारा सुननी हो वीडियो दोबारा सुन लेना, पर ये पॉइंट बहुत ही बारीकी से बोले गए हैं, तो आपको ये रिसीव करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको मैं पहले से स्लाइड भी दे दूंगा ताकि वो जल्दी हो, तो वो है। चलो पहले पढ़ते हैं एक बार। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है क्वेश्चन में, आपको हेल्प कर दूंगा, पहले लिख दूंगा कि वो ये बोलना चाह रहा है, समझ रहे हो? आइए, अच्छा क्वेश्चन है, कोई ऐसा वो नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक was done on 23 जून। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, एक एक काउंट कर लिया, ठीक है, कौन सी तारीख को? 23। एंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 48 लाख। अच्छा जी, चलो पहले पढ़ लेते फिर फॉर्मेट बनेंगे। और आप ना इस डेट को 23 जून मान लेना बेटा, ये डेट क्या है? 23 जून। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 जून टू 30 जून। 23 से लेके 30 के बीच में ये ट्रांजैक्शन। सबसे पहली क्या? आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट होता है कि मैं आपको भेज रहा हूं पर मालिक तो मैं ही हूं जब तक बिकेगा। गुड्स एट अ कॉस्ट वर्थ ₹240 वर अनसोल्ड। तो बोलता हूं मैं आपको प्लस होगा। ठीक, मेरा कुछ सवाल ऐसा देखो, आपका आंसर एकदम सही है, मैं चाहूं तो यहां से आगे बढ़ सकता हूं, तुम में से हो नहीं पा रहा, बढ़ जाऊं आगे? माइनस हो जाएगा, माइनस ये जो गुड्स भेजे हैं ये भेजे कब है? ये बीच में भेजे, इसके बीच में भेजे हैं। तो 23
जून को तो ये गिनती में आ गए होंगे, फिर तो आप दोबारा प्लस क्यों करा रहे हो? कह रहे माइनस कर दो, नहीं तो कुछ तो करो, क्वेश्चन दिया है सर, नंबर है तो नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं कर आप समझो ये। तो इस लाइन में इसका जो मतलब निकल रहा है, जो इंस्टीट्यूट कर रहा है भाई, मेरे हाथ में नहीं है भाई कुछ, मतलब ये निकल रहा है आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अर्लियर, पहले से भेजा है। और ये बहुत अजीब बात है, जब भाई तू ये बोल रहा है ये ट्रांजैक्शन इसके बीच की है, तो मैं पहले कैसे मान लूं? एग्जैक्टली पर अगर आपने मान लिया होता, अगर आप मान लिया तो भी आप गलत हो। क्यों? कि अगर इस पीरियड में गए हैं तो 23 को तो गिनती में है, नो इफेक्ट डालते ना इसका। जो आप मान के चल रहे थे पहले उसको ठीक कर दूं मैं, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या मान रहा है फाइनल, अब आप सुनिए, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अर्लियर, कंसाइनमेंट पे पहले से गुड्स जा चुके हैं, जिस वजह से 48 लाख की गिनती में वो नहीं आए हैं, पर मालिक मैं हूं उसका, इसलिए मैं ऐड कर। तो एक वर्ड की बात है, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अर्ली। पहले बताइए यहां तक समझ आया आपको? देखो सिंपल करने के लिए क्या था, मैं आपको बताऊं एक आसान तरीका। देखो बेटे, कंसाइनमेंट पे गुड्स होते तो मेरे ही है, अगर मेरे हैं तो मैं मालिक हूं 240 का, तो मैं 240 को ऐड कर रहा हूं, मैं यहां से निकाल सकता था आपको आगे। लेकिन ये कब निकल रहे हैं ये जानना जरूरी है, और अगर ये इस टाइम में निकल रहे होते तो नो इफेक्ट होता, पर मैं क्या मान के चल रहा हूं कि अर्ली है। पहले बताइए, क्लियर है बच्चे? अगला पॉइंट करते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे अगला भी, ठीक है। नीचे वाले के लिए मैं आपको एक चार्ट दूंगा, पर अगर फिर मैं कैसे जस्टिफाई करूं ना, मतलब नहीं मत लिखना बेटे, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट जो कर रहा है हम वही करेंगे फिर से, ठीक है? नहीं तो अर्लियर नहीं बेटा, लेटर अटेम्प्ट आ जाती है। अर्लियर कुछ नहीं होगा, लेटर बहुत कुछ हो जाता है बेटे बाद। अनसोल्ड है इस डेट में, बाकी के बोला नहीं है ना। यार देख, वो तो कहानी बना के कुछ हो जाएगा, मतलब वो डिराइव हो जाएगा, और तुमने पेपर में इसको सही सॉल्व करना है, इससे ज्यादा मैं भी तुम्हें, अच्छी बात है सोच रहे हो आप, वो अब अलग से तू सोचेगा तो एक बार बात करूंगा, पर पेपर के लिए अगर बोलूं, कंसाइनमेंट में भेजे हैं पर गुड्स तो मेरे ही हैं, गुड्स मेरे हैं तो मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है जी। इसके अलावा पूरा क्वेश्चन सही चलता है, पर यहां पे दिक्कत आ रही होती है बस, ठीक है बच्चे? अगला देखिए, परचेजेस ऑफ 4 lakhs वर मेड, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹160 वर डिलीवर्ड ऑन, पर हमने स्टॉक कब का निकालना है? 23 जून। ध्यान से सुनिएगा भाई, नीचे की बात बता दी। अच्छा, 4 लाख की परचेज कब करी है? एग्जैक्टली। अब आगे का क्वेश्चन एकदम सही चल रहा है, कि ये जो आपने परचेज करी है ये 23 जून से लेके 30 जून तक करी है। पहली बात, ये परचेज 4 लाख की यहां करी, डिलीवर कब हो रहा? कितने रुपए के गुड्स? और बाकी 240 यहाँ हो गया हो। मैं कह रहा हूँ क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? अगर 4 लाख की परचेज कर ली है तो 4 लाख को बढ़ाओ ना स्टॉक को अपने, 48 लाख यहाँ था, इन 7 दिन में 4 लाख, मैं कह रहा हूँ आए आए ना आए ना आए स्टॉक, अभी मालिक तो बन गया ना मैं, तो आप पूरा 4 लाख को ऐड कर दो। हाँ जी, आपने परचेज कब करी है? ना 5 जुलाई है मेरे भाई, ये 160 भी जो है तूने 5 जुलाई रिसीव करा है, फिर कब करे होंगे? एग्जैक्टली तो ये 48 लाख कौन से दिन का है? वो कह रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स लिखा है, तो दो इस वजह से हम क्या करेंगे उस टाइम पे, तो 240 के हमारे पास होता है उस टाइम, हम वही गिन के बता रहे हैं। एक बार दोबारा से सुनना है, एक बार। 23 जून को 48 लाख से फिजिकली, क्या ये 4 लाख इसके अंदर हो सकता है? आपने परचेज कब करी? इस बीच में करी, तो मैं ऐड ही तो करूंगा, ठीक है? पूरा 4 लाख ही तो ऐड करूँ। जब मैं इस तारीख की, जब वो मेरी परचेज नहीं है, तो 48 में कहां से आ जाएगा? जब वो परचेज इस पीरियड की है, ठीक है, तो 4 लाख को मैं ऐड ही कर दूंगा बस।
ठीक है, अब आप एक चीज करिए, नीचे वाला पॉइंट नहीं बताना अभी। अब आइए फॉर्मेट बनाते हैं बेटे। अगर ये एंड ऑफ द ईयर कर रहा है 31 मार्च होगा फिर अगर ये 31 मार्च को होता है हमारी 31 मार्च की वैल्यू चाहिए। अब तो ये एक साथ है वो अभी 3-4 अप्रैल का सिस्टम आ रहा है, तो हम क्या 40 लेंगे या फिर सब पीछे अभी 4 ही लेते तो 40 करीब तो यही है। ये हमारी ओनरशिप है इसलिए अभी बनाऊंगा मैं, नहीं अभी आप वो कंफ्यूज मत करो। ठीक है, अभी वो रुक जाओ, वो पैटर्न वही है, लेकिन ये मेरे बताने का जो तरीका वो पकड़ो, नहीं तो आप फंस जाओगे आप। ठीक है, अभी आप उससे देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले आप इंटेंशन पकड़ लो एकदम सही से, करेक्ट जो है, क्योंकि सही बात पहले बताना जरूरी है, गलत घुमा के मैं खुद वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए क्या बनेगा बच्चे, अगर मैं बोलूं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कौन से दिन निकालनी है मैंने? 30 जून की है जी, 30 जून 2022। और आप मेरे को बताइए वैल्यू ऑफ स्टॉक कौन से दिन का दिया हुआ था बच्चे? 27 जून 2022। कितने रुपए था? 48 लाख। और आप मुझे बताइए मैंने सबसे पहले क्या ऐड करा? गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, और इसका आप इतना ही रिसीव करो, कंसाइनमेंट पे भेजे, गुड्स तो मेरे ही हैं, ऐड कर दूंगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2,40,000। क्लियर है बच्चे? अब इसके बाद अब जो परचेज है इसका ट्रिक यहीं का यहीं निकल जाएगा। अगर तुम ये समझ गए ना कि ये परचेज 23 जून 22 से लेके 30 जून 22 है, तो एनालिसिस यहीं खत्म है, क्योंकि इस पीरियड की करी हुई परचेज हमारे स्टॉक में मेरे 48 में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 23 जून को उस दिन तक परचेज ही नहीं थी। तो मैं एज इट इज क्या कर दूंगा? 4 लाख ऐड कर दूंगा। उसमें तो क्या कहते हैं, जितना स्टॉक हम पे आता था उतने के देते हैं। अब ये किस एंगल से तो बोल रहा है ना, वो अलग से बोलियो, अभी मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक बार हूँ, अब यो क्या बोल रहा हूँ वो एक बार एड्रेस करूंगा एक बार। ठीक है, दिमाग में रखना है वो करना। ठीक है, पहले मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट करो एक बार। कर लिया? अब आपके सामने 2 पॉइंट आएंगे, उसका पूरा टेबल बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सेल्स वर 13,60,000 किस पीरियड की? एग्जैक्टली। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलता, इतना ही है मान लो, तो कह सकता हूं वो 48 लाख में स्टॉक है, पर इसके बाद अगर बिक गया तो बाहर तो करना पड़ेगा। ठीक है, बात अगर इतनी होती तो खत्म हो जाती है भी बात, लेकिन अभी देखिएगा अप्रूवल अप्रूवल सारा झमेला आएगा। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि 48 लाख में ये स्टॉक पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ। और अगर अब आप इन 7 दिन में बेचोगे तो 30 जून को तो मैं उसका मालिक नहीं हूं, तो लॉजिकली तो माइनस होना चाहिए। अगर सिर्फ सेल दिया होता, मार्जिन दिया होता, बात यहीं खत्म कर देता। अब देखिएगा क्या है, सेल्स 1360 विच इंक्लूडेड गुड्स वर्थ ₹320 सेंट ऑन अप्रूवल। 40 की सीधा हो जाए। एक बार सुनिएगा, 1360 की सेल है, जिसमें से 320 अप्रूवल वाली है, मुझे नहीं जानना उसका क्या हुआ, 320 अप्रूवल की है, और 10,40,000 नॉर्मल सेल। प्लीज पहले मैं बाइफरकेशन दे रहा हूं, आप सेल कितने की है बेटे? 1360, अप्रूवल वाली 360, आई एम सॉरी 320, और ये वाली 1040। अब अप्रूवल पे क्या बोल रहे हैं? हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न। लो जी लो, 30 जून तक वापस भी आ गए, 160 वाले वापस आ गए,
बाकी 160 पेंडिंग बोलूंगा, ठीक है, बाकी 160 पेंडिंग। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, आपकी जो सेल्स थी उसमें से अप्रूवल वाली 320 थी, 320 में से कुछ वापस आ गए वो हमारे स्टॉक और कुछ ना। अभी वो कंक्लूजन मेरे को डालने देना अभी आप, ठीक है, आप सही कह रहे हो, पर एक बार पूरे बैच के एंगल से 320 वापस आ गए और कुछ है पेंडिंग। चलो अब आपने बात कर दी, तो जो वापस आ गए उसको ऐड करूं, क्या करूं, ऐड कर दूं? पर वो तो अब ठीक है वो, पर आप समझो कि अच्छा चलो ठीक है, अब मेरे को और बोलने दो। 320 में से 160 वापस आ गए, आप मालिक हो उसके, मालिक हो तो 30 जून की इन्वेंट्री निकालनी है ना आपको, निकालना क्या है पता है आपको? 30 जून की इन्वेंट्री। तो 160 वापस आ गया, तो ऐड करूं उसको? कुछ नहीं कुछ भी नहीं पर आप तो मालिक हो। हाँ हाँ मालिक हो, तो वो 48 में आ रखा है। एग्जैक्टली ये पॉइंट दिमाग में डालना चाह रहा हूँ, वो 48 में है तेरे, 48 के अंदर जो स्टॉक वापस आ भी गया तो दोबारा क्या ऐड कर रहे हो भाई, अगर सोच भी रहे हो तो 48 के अंदर है वो आपका, क्यों? इस पीरियड की सेल है वो, 48 की गिनती में है वो, तो वो आ भी गया तो दोबारा गिन लोगे उसको, और जो पेंडिंग है वो माइनस कुछ भी नहीं होगा। नहीं चलिए जो पेंडिंग है उसके भी मालिक हो तुम, जो पेंडिंग है उसका मालिक कौन? तुम। 30 जून को उसका मालिक कौन? तुम। तो ऐड क्यों करोगे? 48 में ऑलरेडी है वो, कुछ भी नहीं होगा अप्रूवल का, क्योंकि ये बात समझनी जरूरी है कि 48 के अंदर वो है, तो 30 जून को मैं दोबारा क्यों डालूंगा? अब समझो ना, एक बार सोचने वाली बात है बेटे, समझ आया पहले? और आप बातों बातों में ये 160 कह रहे हो, ये तो सेल प्राइस है, ठीक है, वैसे तो कॉस्ट निकालनी है, पर अब मैं आपको अगर दिखाऊं, एक बार देखिएगा, 10:40 पे भी आऊंगा, उस पे आ रहा हूँ, उस पे नहीं आया अभी। ए भैया, ए इधर देखो रे। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ अभी। मुझे बताइए आपकी सेल्स कितने की है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी बात, अगर आप रिलेट कर रहे हो। 13,60,000। क्या मैं कह सकता हूँ वो इस पीरियड की है? और आपका स्टॉक कौन से दिन दिया हुआ है? 23 जून। मेरे को डेटा मैंने पहले से लिखा हुआ है, 48 लाख का 23 जून को डेटा। अब आइए इस पे आइए, अप्रूवल वाली सेल कितने की है और ऑर्डिनरी सेल कितने की है? अब पहले मैं अप्रूवल की बात खत्म कर देता हूं, प्लीज इधर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। और आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिख रहा है, आरटीपी के अंदर 5 सवाल दिखेंगे आपको ऐसे, और आपने अगर ये रिसीव नहीं करा ना कि एक अंडरस्टैंडिंग की सर ने किस डिटेल तक बोली है, तो आपका डेवलपमेंट स्किल ही नहीं बनेगा। फिर डालते रहे ना वीडियो में, देखते रहोगे आप, ठीक है, और आपको लगेगा यहाँ पे नहीं हुई वो बात। आप फोकस से अभी देखिए, ठीक है। अप्रूवल की सेल कितने की है? 320। इसका मतलब सर कितने रिजेक्ट हो गए थे बेटे, और कितने पेंडिंग है? एक तो यहाँ के बच्चे को कंफ्यूज है, सर एक्सेप्ट हो गए नहीं हो गए क्या है, तो मैं आपको कंक्लूड करके दे रहा हूँ ना, अगर नहीं लिखा तो आपको पेंडिंग लेना, पहली बात। पर 160 तो सेल प्राइस है ना बच्चे, ऐड होना है नहीं होना वो अलग बात, पहले कॉस्ट तो जान लेनी चाहिए। 160 अगर ये पेंडिंग और 160 रिजेक्टेड, दीज आर द सेल प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट? आप अगर क्वेश्चन देखेंगे
तो क्या लिखा हुआ है? यानी कि वो जो मार्जिन है, सेल के अंदर से मार्जिन ही निकालना है, मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट. इफ इट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, then it is 1/5 on sales. और 160 का 1/5 करो ना, और उसको माइनस कर दोगे तो 1,28,000 कॉस्ट आ जाएगी ना बेटे. और जिंदगी में और दिमाग डेवलप करो, 1/5 है तो सीधा 4/5 कर दो ना, 1,28,000 कॉस्ट आ जाए. यहाँ तक क्लियर है पहले? अब सवाल ये है कि क्या मेरे पास जो रिजेक्ट होकर आ गया, क्या मैं उसको स्टॉक में लूं? नहीं. ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी 23 तारीख को है. सो मैंने लिखा है ऑलरेडी इन 48 lakhs. और जो नहीं आया, एक बात बताओ, 30 जून को मैं दोनों का मालिक हूं या नहीं हूं? मालिक हूं मैं. आई एम द ओनर ऑफ दिस 128 120, बट दैट्स ऑलरेडी कंसिडर्ड इन 48 lakhs. क्योंकि जब सेल्स से आगे हुई है तो गिनती में तो पहले आ चुका. अप्रूवल क्लियर है? नहीं, जरूरी नहीं, तो मैं एड ऑन बस बता. उसी लाइन में मुझे लिखा है which include goods worth 3 यानी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होगा ना 3 नहीं, विच 320 कॉस्ट ऑफ नहीं है, 1360 अगर सेल दिया हुआ है ना, तो 320 ही वो सेल प्राइस है. सेल प्राइस गुड्स वर्थ लिखा है ना. अब वर्थ को तू सेल बोलेगा, कॉस्ट बोलेगा, डिबेटेबल है. तो जो काम चल रहा है वो सेल प्राइस का चल रहा है, तो सेल चल रहा है. अगला पॉइंट देखेगा बच्चा. गुड्स आर सोल्ड एट 25%. हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 240 आर सोल्ड फॉर, माय गॉड, अच्छा खासा. वो जो 10-40 की सेल थी उस पर रेशियो लगा देते, पर उसके अंदर भी कोई स्टॉक ऐसा है जो अजीब सी सेल हो रही है जिसका. इसका मतलब ये जो 10-40 है ना बेटे सेल प्राइस, पहले बताओ ये 10-40 रिलेटेड है? वो कह रहे हैं इस सेल को पहले मैं ब्रेक कर रहा हूं. एक तो सेल हो गई 120 की, लिखा था ना सेल प्राइस, और दूसरी सेल बैलेंस कर दी मैंने 920 की. ये दोनों सेल प्राइस. और उसने मेरे को इसकी कॉस्ट तो बताई दी 240. इसकी कैसे निकालूं? ये तो ऑर्डिनरी रेशियो होगा ना, तो 920 का 4/5 कर दो ना. क्वेश्चन नहीं बोला हुआ था कि 10-40 की सेल में से एक सेल है 120 की जिसकी कॉस्ट है 240. क्वेश्चन ने बोला. दूसरा पॉइंट, हाँ देखो एक बार ये लाइन रीड करना बच्चे, दोबारा से पढ़ो. फोर्थ पॉइंट, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%. आगे क्या बोल रहे? गुड्स कॉस्टिंग 240, कॉस्टिंग 240, सोल्ड फॉर 140. यानी कि ये सेल प्राइस और ये कॉस्ट गिवन है मुझे. बाकी बची हुई सेल हो गई और उस पे तो नॉर्मल रेशियो ही चल रहा होगा, तो उसकी कॉस्ट भी निकाल दी मैंने. कैसे निकाल दोगे? ये 4/5 ऑफ सेल हो जाएगा ना. पहले बताइए क्या सभी सेल्स का कॉस्ट आ गया? अब आप मुझे बताओ क्या, ए सुनना एक बार प्लीज, क्या ये दोनों कॉस्ट, प्लीज, क्या ये दोनों कॉस्ट 48 में है? और क्या आप 30 जून को इसके मालिक हो? तो माइनस कर दो ना भैया और आंसर आ जाएगा. इस पीरियड की सेल है ये, 48 के अंदर ये जुड़ा हुआ है. 30 जून को आप इसके मालिक नहीं हो बेटे, इसको बाहर कर दो, इसको कुछ भी नहीं करोगे. तो आप क्या कर दीजिए, ये दोनों माइनस हो जाएगा. अब कैसे लिखा जा रहा है उस पर नहीं जा सकता अभी मैं. -736 और -240 लिखेंगे. ये बना हुआ है फॉर्मेट आपका भी पहले. हाँ जी, क्या हुआ?
और इसको भी एक बार दोबारा लिख के करेंगे। पेपर भेजूं वो वाला जो फोटो जो अभी थी, उसके बिना नहीं हो पाता, घूम जाता नहीं तो दिमाग, समझ रहे हो? हम्म, 44,64,000 यही आ रहा होगा आई थिंक। ये बात चेक कर लें एक बार, 4464 में लिखा होगा इसमें शायद से 44,64,000। एक बार प्लीज इसको नोट डाउन करिए, ठीक है? फोटो भेज दूं? देख भाई, अगर कोई चीज 1/4 ऑन कॉस्ट है तो पहले तो नॉर्मल कर ले। 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेल्स है। 1/5 क्या होता है? 5 में से 1 रुपया प्रॉफिट तो 4 रुपए कॉस्ट ही है ना, उसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ओहो, एक बार अभी, हाँ जी, लॉस वगैरह सॉरी, लॉस नहीं करिए, वो लिखे ही रहता है। ये तो देखना, मैं ग्रुप पे भेज दिया ना तुम्हारे इसको, क्वेश्चन क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, एक बार दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं और भेज दिया यार मैंने। सेल से करेगा। हाँ जी, मैंने एक बार ग्रुप में भेजा, बच्चे एक बार देखना। अब क्या क्वेश्चन दिखाऊं एक बार? दो 40 के जो गुड्स हैं वो हमने बेच दिए हैं 1 20 की। लॉस पे भी लॉस हुए थे, अच्छा। तो जो तेरी सेल की 10-40 की, उस सेल में 1-20 इधर हो गया, हाँ और 9-20 की सेल ये हो गई। 9-20 की तूने नॉर्मल रेशियो पे बेची होगी, तो उसकी मैंने कॉस्ट निकाल दी, और उसकी कॉस्ट तो 240 दी हुई है। ठीक है बच्चे, मतलब हैवी क्वेश्चन है काफी। हाँ हाँ, लॉस हो सकता है, हम तो स्टॉक निकाल रहे हैं सिर्फ, हमें प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं यार। उसको ना बस आपको ना ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे वो टेबल की जगह ना, जैसे टोटल से लिखा ऑन अप्रूवल, रिटर्न इतनी हो गई, ठीक है, इतनी पेंडिंग है, एंड इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द स्टॉक, देयरफॉर नथिंग इज टू बी डन। ये हो गया अप्रूवल की बात। फिर वो सेल्स वाली जो है, ऑर्डिनरी सेल्स इतना है, इट विल बी एडेड, सॉरी लेस जो भी हो रहा है, तो ऐसे करके ऐसे चार्ट नहीं बनाना होगा, लिखना पड़ेगा। वो लिख के भी दे दूं मैं? एक बार इसको बना लो एक बार, ठीक है, फिर एक बार मैं वो लिख के भी दे दूं। पेपर में चार्ट नहीं बनाना होता, बस आपको मतलब उसको इन, हाँ, अपने वर्किंग नोट के एंगल से बना। कई हिसाब जी, ऑल क्लियर टिल हियर? एक बार दोबारा करोगे इस क्वेश्चन को, एक बार दोबारा लिख के करो बच्चे, और दोबारा से बनाना, खुद ही ट्राई करना, ठीक है, तभी पता लगेगा। एक बीस सेल्स एक बीस की है, सेल्स से सेल्स करेगा, सेल्स से कॉस्ट मिल रही है, आगे चल दिया। और 97, ये बड़ी बात है यार, 97। मैंने नेक्स्ट डे रियलाइज करा, रिजल्ट आया, मैं देख रहा क्या क्या कुछ एक दो मतलब कि क्या है भाई 97 में। तो उस दिन मतलब वही था, छुट्टी पे था मैं, तो मैं तो फोन करा उसमें 97 कह रहे हाँ सर आ गए, मतलब मैं कहा घर वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे कुछ भी नहीं कह रहे। बहुत बड़ी बात होती है भाई 97, सही मतलब। हाँ
नहीं वो अभी ना उसका इंटरव्यू भी लिया था हमने, तो वैसे अगर तुम्हें बताऊं कि उसने बोला है मतलब इंटरव्यू में कि एक बार रिवाइज करा है मैंने सर कॉस्टिंग मान नहीं सकते। कॉस्टिंग। तो बाकी बच्चों के कितने हैं सर और बाकी यार देख कॉस्टिंग ना इंटरमीडिएट में स्कोरिंग है, कॉस्टिंग में 70 लाना है ठीक है, मतलब तू अच्छा पढ़ता है, लेकिन 97 तो मतलब पेपर लीक पे डाउट जाता है। नहीं नहीं वो तो मजाक है, पर वो अच्छा पढ़ा, उसके ऑडिट में भी अच्छा है, उसने जब वो दिया था पहले तब भी उसका अच्छा है, अकाउंट्स में भी 75 80, टैक्स में भी 67 या कुछ लाई थी। ऑडिट में भाई होता है थोड़ा टेक्निकल होती है लैंग्वेज, और कह रही मैंने ऑडिट में बहुत मेहनत करी थी, कॉस्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, मैं कहा, ऐसे देखे इतने आगे बताओ। नहीं नहीं पर वो ना 97 तो क्रेजी है भाई। तो समझ लो आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया होगा। यार नहीं मतलब ऐसा देख, वो वाली चीज है कि नहीं आशीष सर पढ़ाते हैं। वो मैं समझ गया, पर वैसे अगर तेको बोलूं, अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं ना तुम्हें, जो तुम अपने हाथ में रजिस्टर और लिख रहे हो उसमें जितना ऑनेस्ट होना आप इस प्रोसेस में, उसके नंबर आते हैं। ठीक है, कुछ नहीं और ऐसा, ठीक है सेल्फ स्टडी वाला भी ला सकता है, ये तो बस आपके लिए एक पुश मिल जाता है, लेकिन अब घर जाके नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो 20 नंबर भी आ सकते हैं। एंड यस ऑर्डिनरली हम देखते हैं कि 60 आ गए, 70 आ गए, 80 आ गए, 97 तो भाई बच्चा मतलब सुपर ब्रिलियंट है, 97 तो बहुत ही अलग है। हाँ मेरे हाईएस्ट कॉस्टिंग में आए थे, मेरे हाईएस्ट कॉस्टिंग में ये आए थे फाइनल में 77, मेरे को बड़ा प्राउड था, लेकिन अब नहीं है, मतलब 97 आ गए मतलब बच्चे क्या, मेरे को लग रहा है भाई 77 क्या ही होते हैं। और के कितने आए थे सर 75? दुष्यंत सर के आई थिंक हाईएस्ट 70s में ही थे, सर की आईडीटी में थे सर का। सर तो ऐसे कहते हैं मैं फ्लेक्स करना नहीं चाहता। सर के आई थिंक 72 या 74 हाईएस्ट। सर कह रहे थे कि वो दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका नहीं वो तो शादी में तो उनका काफी कंट्रीब्यूशन है, वो शादी नहीं कर रहे तो दूसरे ही आगे हो रहे हैं। कहीं कह रहे थे जिम वाला पूछ रहा था शादी कब करूं, वो भी पूछ रहा है जिम वाले जरा राइट वाइट से बॉडी वॉडी होता है तो देख बना होता मतलब कभी नहीं। है राइट होगी। अरे अब तो भाई अब तो बहुत लेट हो गया। सर बहुत ज्यादा बाल सफेद हो जाएंगे सर। आपको लगता है करेंगे सर अब शादी? आप नहीं करेंगे सर, बाल सफेद हो जाएंगे हाँ संसार सर सिंगापुर में। कब? जब अभी आते हैं लाइव सर, मैंने ब्लॉक करा हुआ है क्या उनको? हाँ लाइव आते हैं अभी भी सर? मेरे को नहीं आते। मुझे नहीं पता लगता। हाँ कोई भी नहीं होता, कभी उनके साथ कोई घूमना नहीं चाह रहा। गाड़ी चला रहे थे साथ में आया आया सिस्टम मारने सामने आ रही मैं चला नहीं गया। नहीं बट वैसे शादी कर मतलब आप बच्चों को क्या लगता है, बच्चे जैसे सीए में सारे सीए के बैठे वैसे तो, पर शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, है ना? कर ले। थोड़ा अब लाइव एग्जांपल देख लिया, ना करने के तो क्या है, नहीं कर लेनी चाहिए, बता ऑनेस्टली बता, आपका 10 और चीजें लाइफ में चलती है, समझ रहे हो, आप थोड़ा न्यूट्रल रहते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता है वो चीज है। और जल्दी कर लीजिए, मुझे लग रहा है 30 तक नहीं, 30 तक ना ज्यादा समझदार हो जाते हैं पता है। सर शादी आप खतरे में तो बहुत आ रहे हैं। यार देख अब जो होना है वो होना है यार, अब इतना डर के बैठोगे तो क्या बात है, सीए कोर्स कर रहे हो तो डर थोड़ा रहे हो, समझ रहे, अब जो होगा होगा, क्या हो गया उसमें, समझ रहे। बड़ी गाड़ी हार्दिक पांड्या से सीखो यार, क्यों टेंशन लेते हो। चलिए एक बार ये वाला कर लो बच्चे, हो गया ये वाला ओके। आपको होमवर्क देता हूं अब, वैसे तो ये क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं, पर ये इजी कैटेगरी में आता है, मतलब मैंने आपको 2 डिफिकल्ट वाले कराए हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना अभी करने की हिम्मत होगी, पर इसको करना जरूर, सर ये लेंथी कितना है? लेकिन ये ये सीधे सीधे पॉइंट्स है,
हाँ ठीक है। और अगर मान लो नहीं हुए तो आप तो कर लेंगे भाई, समझ रहे हो, करके देखना, हो जाए तो सही है, नहीं हुए तो अगली क्लास में कर देंगे, और अगली क्लास से आपकी रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। वो संडे संडे चलेगा मर्ज पे, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू तो ये है, वो संडे में बुलाऊंगा। आज इसके सामने मैं डाल दूंगी। यार वो सोचो मत करना कैसे करना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद से क्या बोलूं, मेरे को मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब मैं इस चीज पे कंफ्यूज हूँ कि हम इधर बैठ बैठ के ही करें या मैं बोलूं फिर तुम घर पे प्रैक्टिस करो, पर वो यही कर लेते हैं भाई। तो ये मैं सोचूंगा इस पे कैसे, कि सुबह जल्दी बुलाऊं या कुछ करूं, तो देखेंगे, ठीक है।